हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जैसे क्लास में। दोस्तों देखिए, आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इनिशिएटेड 2012 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीएस के यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, उसी को आज हम देखने वाले हैं। जो कि देखिए आपका अगस्त 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपको प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे मिलता है। देखिए, इसी तरह देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीएस में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है सीडीपी में। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि जो व्यवस्था हुआ है, जो व्यवस्था हुई क्या हुई, फेल हो गई है। क्या हुई? व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि यदि छात्र किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। क्या हुई है? शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। दूसरा क्वेश्चन कहता है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। याद रखिएगा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है किसके कारण? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या अपनाकर? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। देखिए कहता है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षा से अधिगम पर बल देने में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीजों को अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की ओर सबसे प्रभावी पद्धति है। याद रखिएगा, बीजों का अंकुरण संकल्प के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। याद रखिए क्या? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखिए कहते हैं किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाए तो वह सबसे प्रभावशाली होगा, जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ये हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्या मनाती है? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। कहता है कि शिक्षा का समावेशी विकास यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए भी की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस पद्धति को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनाकर अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिएगा, सत्य और असत्य को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिख कर यह पूछा जाना किसी वाक्य सत्य है कि असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करेगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्या बोलता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समान सारणी के अनुसार पढ़ने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। किसमें? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। क्या करना होता है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अब देखिए अगले क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यानी विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ निश्चय विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कहता है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे और अपने अनुभव को इस प्रकार से संगठित और समाजित करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। याद रखिएगा, विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से वो होता है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। देखिए विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों को आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्र को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत मित्रता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सीखने की विधि अनुभव को उपलब्ध कराना। क्या बोलता है? शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। बोलता है यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सीखने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों का उपलब्ध करना चाहिए बच्चे को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। कि क्या कहता है कि सभी की जो विकास दर वह समान नहीं होती है। देखिए कहता है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र या कभी मंद होती है। अर्थात उदाहरण के लिए शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। ठीक है, अब देखिए हम देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है आपका सी
मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कहते हैं मानव विकास का प्रत्येक क्षेत्र के साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मनोवैज्ञानिक विकास, इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उस अपने संज्ञान में ले आकर उस पर विचार करे। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक, ये सब क्या है कि मानव विकास के क्षेत्र का विभाजित के रूप है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह डैश उपागम पर आधारित है। याद रखिएगा यह जो आपका ऑप्शन डी हो जाए ज्ञान के निर्माण पर। किस पे? ज्ञान के निर्माण। देखिए कहते हैं ज्ञान के निर्माण में अच्छे तरीके से छात्र को मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका विचार चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करने उसे चित्र समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्ञान निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद में से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। याद रखिए बच्चा जो है वह संज्ञात्मक दुनिश्चितता के कारण रोता है। किससे? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। देखिए जब बच्चे को गोद उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहबस संवेगात्मक दुनिश्चितता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। अब देखिए अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। याद रखिएगा शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण जो तात्पर्य है वह है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। क्या है? सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य स्तर एकलन गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वीरता देता है। यह दर्शाता है, याद रखिए, यह जो दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को। जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग में वीरता दी जाती है तो इस प्रक्रिया में लैंगिक पूर्वाग्रह को नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? याद रखिएगा बाइगोस्की जो है वो आपका सामाजिक बल पर देता है। किस पे देता है? सामाजिक भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देता है। बाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक संस्कृत परिवेश के स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए एक वैधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। याद रखिएगा वह है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे प्रभावित हुआ? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। देखिए कहते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकार के होता है। क्या होता है? एकांकी न होकर बहुकार के होता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संज्ञात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो है आधारित है आपका डी नंबर सक्रिय भागीदारिता पर। किसमें? सक्रिय भागीदारिता पर आधारित है। देखिए कहते हैं यदि शिक्षिका अपने से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती और वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चाएं और संज्ञात्मक अधिगम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? याद रखिएगा ऑप्शन डी है विषय वस्तु की प्रवीणता। कौन सा है? विषय वस्तु की प्रवीणता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक, देखिए कहता है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। किसमें? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक विकास के लिए उन्हें भी नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय भागीदारी बनना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को चुनाकर उसे नैतिक विकास को निर्देशित करना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है कि मानव व्यक्तिगत परिणाम क्या है? क्या कहता है? कहता है मानव व्यक्तिगत परिणाम है। देखिए मानव व्यक्तिगत परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का समय। कहता है मानव व्यक्ति आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, याद रखिएगा ऑप्शन डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। याद रखिएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो याद रखिएगा समस्या समाधान का जो वैज्ञानिक पद्धति पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूक है। क्या है? समस्या के प्रति जागरूक। कहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूक का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? याद रखिएगा निम्नलिखित में जो सीखने का क्षेत्र है वो ऑप्शन बी हो जाएगा भावनात्मक। कौन सा? भावनात्मक। ये कहता है भावनात्मकता का तात्पर्य है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति के उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव को अधिगम को सुख बनाते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सीखने का क्षेत्र है? तो भावनात्मक। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो उसे यह बात
तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बाहर हो रहा है। क्या रहा है? संभवतः जो कार्य है वह यांत्रिक रूप से बाहर हो रहा है। कहता है कि जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बार बच्चा उबने लगता है, जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बाहर हो रहा है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राय शिक्षार्थियों को त्रुटि की ओर संकेत करती है। जैसे कि ऑप्शन बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। क्या कहती है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि तब अधिक करते हैं जब वे उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हैं, या आवास न हो, या रुचि यांत्रिक प्रेरणा आदि में कमी हो। इसलिए सीखने में सबसे पहले आवश्यकता है कि वह सही तरीके से सीखा जाए, अर्थात यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन गणित का आगे देखिए। हमने कुल सीडीपी के 30 क्वेश्चन किए जो कि 2012 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 2023 के जो जुलाई में सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन पाने के लिए। मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।